press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार, मैं प्रभात सिंह फिर से एक बार अपने चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग फिर से सेकेंड पार्ट एनसीईआरटी केमिस्ट्री क्लास 12 डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने उस दिन देखा था कि विलयनों की सांद्रता व्यक्त करने की विधियां, ठीक है, किसी भी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कैसे व्यक्त किया जाए, इसको हम लोग आज फिर समझेंगे, ठीक है। तो इसमें व्यक्त का नंबर 1 है विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता, ठीक है। विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता की बात की जाए तो किसी भी विलयन में 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता या भार प्रतिशतता कहलाती है। इसको हम लोग स्मॉल w अपान कैपिटल W % में व्यक्त करते हैं। इसका मतलब यह हुआ विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलयन का द्रव्यमान ग्राम में गुणे 100। प्रतिशतता ज्ञात करने के लिए इसको ध्यान दीजिएगा, हमें क्या करना है, 100 से गुणा करना है। जो मान आज आपको प्राप्त हो जाएगा वो प्रतिशत वैल्यू होगी, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं यदि विलेय का भार WA ग्राम और विलायक का भार WB ग्राम हो तो ध्यान दीजिए WA ग्राम तथा WB ग्राम हो तो हम लोग कह सकते हैं कि विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर विलेय का भार बटे विलयन का भार गुणे 100। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा WA प्लस WB हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो विलयन बनेगा विलयन में विलेय भी है और विलायक भी है, ठीक है। तो जब विलेय और विलायक दोनों होते हैं तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, विलयन का द्रव्यमान कहेंगे, ठीक है। तो गुणे 100 कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा क्या, द्रव्यमान प्रतिशतता गुणे 100, तो हमें प्राप्त हो जाएगा द्रव्यमान प्रतिशतता वैल्यू। फिर बात करते हैं इसी प्रकार है विलयन की आयतन प्रतिशतता क्या है। हम लोग बात करते हैं विलयन की आयतन प्रतिशतता सममन विलयन में विलेय के आयतन की विलयन की आयतन प्रतिशतता कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप ध्यान दीजिएगा किसी भी 100 ml विलयन में जितनी मात्रा विलेय की आयतन उपस्थित होगी उसी को हम लोग क्या कहेंगे, विलयन का क्या कहेंगे, आयतन प्रतिशतता। फार्मूला वही है, बस हम लोग यहाँ पे आयतन का मतलब यह हुआ, आयतन हम लोग ग्राम में नहीं लीटर में व्यक्त करते हैं। तो विलेय कितने लीटर है, विलयन कितने लीटर है और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से कर देंगे। दोनों में एक कॉमन बात है, वहाँ पे ग्राम भार लेंगे और यहाँ पे आयतन लेंगे। बात करते हैं आगे विलयन की भार आयतन प्रतिशतता। भार आयतन प्रतिशतता आप लोग जिसे समझ ही चुके होंगे कि एक इसमें भार भी रहेगा और आयतन भी रहेगा। भार किसको क्या रहेगा, भार की बात की जाए तो हम लोग देख रहे हैं विलेय भार में रहेगा, ठीक है, और जो विलयन है उसमें रहेगा आयतन रहेगा। कह रहे हैं 100 ml आयतन में विलेय के ग्रामों की संख्या विलयन की भार आयतन प्रतिशतता कहलाती है, ठीक है। विलयन की भार आयतन प्रतिशतता कहलाती है। तो इसके लिए हम लोग जानते हैं विलेय का भार बटे विलयन का, ठीक है। तो विलेय का भार ग्राम में बटे विलयन का आयतन ml में गुणे 100 कर देंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा W/V × 100, तो आपको मिल जाएगा भार आयतन प्रतिशतता। ppm बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पार्ट्स पर मिलियन, ये बहुत ही कंपटीशन लेवल में बहुत इंपॉर्टेंट है। ppm पूछता है, ppm है क्या, ठीक है। तो ppm हम लोग देखते हैं क्या है। बात करते हैं विलयन के 1 मिलियन मतलब 10 लाख होता है ग्राम में उपस्थित विलेय की मात्रा उसकी ppm में सांद्रता कहलाती है, ठीक है। ppm में सांद्रता हम लोग कैसे व्यक्त करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, विलेय का जो भार होता है, ठीक है, और विलयन का जो भार होता है गुणे क्या कर देते हैं 10⁻6, ठीक है। 10 लाख की बात हो रही है, 10 लाख का मतलब यह हुआ कि 5 जीरो और हम लोग क्या कर देंगे, इसी में ऐड कर देंगे, तो कितना होगा 10⁻6 हो गया। तो हम लोग इसी को लिख दिए हैं क्या, ppm या पार्ट पर मिलियन। आगे बात करते हैं रासायनिक यूनिटों में सांद्रता व्यक्त करने की विधियाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं।
आपका फर्स्ट लेसन का नॉर्मलता मोलरता हर लगभग पॉलिटेक्निक या किसी भी आप एंट्रेंस लेवल एग्जाम में अगर बैठेंगे तो क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपको मिल जाएंगे। विलयन नॉर्मलता क्या है? तो विलयन के 1 लीटर में विलीन विलेय के तुल्यांकों की संख्या को विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। इसे यन से प्रदर्शित करते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि विलयन की नॉर्मलता यन बराबर विलेय के तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन किसमें? लीटर में। जब हम इसका मान प्राप्त कर लेंगे तो इसे क्या कहेंगे? विलयन की नॉर्मलता। तुल्यांकों की संख्या निकालना मैंने आपको बताया था नेक्स्ट सेशन में, तो उसको आप एक बार देख लें, ठीक है। या आप ऐसे कह सकते हैं कि विलेय का भार बटे विलयन की तुल्यांकी भार बटे विलयन का आयतन, ठीक है। आगे चलते हैं। विलयन की मोलरता। विलयन की मोलरता किसे कहते हैं? तो विलयन के 1 लीटर में विलीन विलेय की मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। तो यहाँ पे बार बार आप लोग एक वर्ड सुन रहे होंगे, मोलों की संख्या, द नंबर ऑफ मोल। मोलों की संख्या क्या है इसको आप समझते हैं? इसका मतलब होता है किसी पदार्थ का द्रव्यमान बटे उसका क्या अणुभार। जब मान हम लोग भाग कर दे देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? विलयन की मोलों की संख्या, ठीक है। या हम लोग कैसे करते हैं कि किसी भी अवगाद्रो संख्या के द्वारा भी हम लोग क्या कर सकते हैं? विलयन के मोलों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। मोलरता बराबर हम लोग देख ही लिए कि मोलरता बराबर होता है विलेय की मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। मोलों की संख्या निकालना मैंने अभी आप बताया कि स्मॉल एन इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम भी कहते हैं या कैपिटल डब्ल्यू भी कहते हैं, ठीक है। द्रव्यमान बटे अणुभार। बात करते हैं विलेय की मोलरता। मोलरता और मोलरता में कौन चीज़ है? जो मोलरता होती है वो द्रव्यमान विलेय के मोलों की संख्या विलयन का आयतन में होती है। जो मोलरता होती है वो विलेय की मोलों की संख्या बटे विलयन का भार में होती है। मोलरता सदैव याद रखिएगा, जब मोलरता की बात आती है तो वहाँ पे आयतन जगह पर रहेगा विलेय का भार। तो हम लोग कर सकते हैं विलयन की मोलरिटी इक्वल टू होता है 1 kg ऑफ सोल्यूशन, मतलब 1 kg विलयन में विलीन विलेय की जो मात्रा विलेय की जो मात्रा होती है उसे क्या कहते हैं? विलयन की मोलरता कहते हैं। मोलरता इक्वल टू विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन भार में। मोल प्रभाज या मोलांश। मोल प्रभाज क्या होता है इसको समझते हैं। किसी विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या व विलयन की मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं, ठीक है। विलेय के मोलों की संख्या बटे क्या? विलयन के मोलों की संख्या। अब मैं आपको बता रहा हूँ मोलांश ज्ञात करना, मोल प्रभाज क्या है इसको समझते हैं, ठीक है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे मोल एक शब्द आता है मोल, तो हम लोग एक बात क्लियर हो गई है कि यहाँ पे बात होगी मोल की, और जब रेशियो बात हो रही है तो विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन के मोलों की संख्या। विलयन में हम यहाँ पे एन ए एन बी ये सब क्या इसको हम समझते हैं, पहले आपको बताते हैं। तो विलेय के मोलों की संख्या जो है वो क्या है? सॉल्वेंट के जो नंबर ऑफ मोल हैं वो क्या है? हम लोग मान लिए हैं क्या? एन ए हो, और जो विलायक हैं, जो विलायक हैं उनके मोलों की संख्या हम लोग क्या मान लें? एन बी मान लें, ठीक है। तो मान लीजिए सपोज दैट कि यदि किसी भी एक कोई ऐसा हमारे पास मान लीजिए फ्लास्क है या कोई ऐसी चीज़ है, हम उसमें क्या कर रहे हैं? हम सोल्यूशन लिए हुए हैं पहले से ही, ठीक है। विलायक है, जो विलायक की मोलों की संख्या कितने मोल इसमें मात्रा, मोलों की संख्या निकालना हम लोग जानते हैं, ठीक है। कितने मोल मात्रा इसमें है उसको हम लोग क्या मान लिया है? एन बी, ठीक है। मान लीजिए इसमें हमने HCl डाल दिया या शुगर डाल दिया या साल्ट डाल दिया, तो उसके मोलों की संख्या मान लीजिए एन ए है। तो फार्मूला यहीं से बनता है। तो हम लोग देखते हैं क्या कह रहे हैं। इसमें एक बात आप ध्यान दीजिएगा, जो मोलांश होता है वो विलेय और विलायक दोनों के रूप में प्राप्त होता है, ठीक है। सवाल में जैसे बोर्ड एग्ज़ाम आते रहते हैं, जैसे दे देता है कि 10 ml या दे देगा 10 ग्राम NaCl को यदि 22 ग्राम या 250 ग्राम H2O में घोला गया है तो विलेय का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। तो विलेय यहाँ पे NaCl रहता,
तो विलेय जब कहेगा तो विलेय का मोल प्रभाज लगाएंगे फार्मूला, और जब विलायक कहेगा तो विलायक का लगाएंगे। विलायक और विलेय में थोड़ा सा अंतर है, जो विलेय के मोल प्रभाज कहेगा तो हम लोग ऊपर लिखेंगे विलेय के मोलों की संख्या, और जब कहेगा विलायक का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए तो हम लोग ऊपर लिखेंगे विलायक के मोलों की संख्या। तो हम लोग कह सकते हैं कि विलेय का मोल प्रभाज बराबर विलेय की मोलों की संख्या बटे विलयन के मोलों की संख्या। विलयन में तो आप लोग इसे जानते ही हैं कि दोनों चीज़ें होंगी, इसमें सैल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होगा, ठीक है। अब विलायक की बात करें, नंबर ऑफ सैल्यूट की अगर पूछे तो हम लोग कह सकते हैं क्या, विलायक के मोलों की संख्या बटे विलयन की मोलों की संख्या। तो यहाँ फार्मूला बन जाएगा NB अपान NA प्लस NAB। आगे बात करते हैं तन विलयनों के गुण। द्रव विलायकों में अवाष्पशील विलेय के तन विलयन के निम्नलिखित गुण होते हैं। तन विलयन क्या क्या होता है, यहाँ पे 2-3 चीज़ टॉपिक में आप बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इसी में आप लोग पढ़ें टिंडल प्रभाव इसी में आता है। ये फर्स्ट लेसन बहुत मतलब सेकंड लेसन जो हम लोग पढ़ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आप लोगों का। इससे आपका नंबर समझिए लगभग 4 या 5 नंबर के क्वेश्चन फिक्स रहते हैं, चाहे टिंडल प्रभाव आ जाए, ठीक है, या ऑस्मोसिस ऑस्मोटिक आता है। ये कुछ क्वेश्चन जो हैं ये बायोलॉजी में बायोलॉजी और केमिस्ट्री के कॉमन क्वेश्चन हैं, ठीक है। इसी में आप लोगों को अवनमन उन्नयन पढ़ाया जाता है, ठीक है। परासरण एवं परासरण दाब, तो हम लोग एक एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, एक एक टॉपिक अच्छे समझेंगे। तो हम लोग बात करते हैं किसी विलयन के अणुसंख्य गुण। अणुसंख्य गुण क्या है इसको समझते हैं। किसी विलयन जितने भी अणु होते हैं उनके जो गुण होते हैं उसी को अणुसंख्य गुण कहते हैं, ठीक है। तो ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं हेडिंग आप देख रहे हैं विलयनों के गुण। तन विलयन, तन विलयन मतलब कि डाइल्यूटेड सॉल्यूशन की बात हो रही है। डाइल्यूटेड मतलब इससे नंबर ऑफ सॉल्यूट जो होगा ज़्यादा होगा सॉल्वेंट की कंपेरिजन में, ठीक है। यहाँ बात करते हैं परासरण एवं परासरण दाब की। तो क्या है देखते हैं हम लोग। परासरण ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो एक छोटा सा आपको हम तरीका बताते हैं, एक ही बार में आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। पहले हम लोग कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि विलायक के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली। अर्धपारगम झिल्ली क्या है इसको हम समझते हैं। अर्धपारगम झिल्ली का मतलब होता है कि एक क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है, जिससे पहले तो अब तो बना लिया था, पहले क्या होती बकरे के जर्दी होती थी हाथ की, ठीक है। इसके द्वारा क्या करते हैं, अर्धपारगम झिल्ली जो होती है, अर्धपारगम झिल्ली में यदि हम रखें बीच के पृथक कर दें, एक तरफ विलयन कर दें, एक तरफ क्या कर दें विलायक कर दें, तो यदि किसी भी विलयन में या किसी भी विलयन की ओर विलयन में तन उससे किधर जाए, सांद्र की ओर जाए विलयन, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, परासरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, परासरण। जैसे मान लीजिए यहाँ पे विलायक है, विलायक तो ऑब्वियसली क्या होगा, तन होगा, और विलयन क्या होगा, सांद्र होगा। तो तन से सांद्र में, तन ऊपर है और सांद्र मतलब जल की मात्रा क्या हो रही है, सांद्र विलयन में जा रही है, तो हम कह सकते हैं कि यह क्या है, परासरण। तो इसको याद रखिएगा, जब तन उससे किधर जाए, सांद्र में जाए तो परासरण ऑस्मोसिस, और जब ये प्रोसेस उल्टी हो जाए तो ऑस्मोटिक कहते हैं। जब सांद्र से किस में जाती है, तन में, तो उसे हम लोग कहते हैं विसरण, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं, आगे देखते हैं इसमें। इसमें विलयन, विलायक ऊपर है, जल है, नीचे विलयन है। विलयन में आप लोग जानते ही हैं विलेय के भी अणु होंगे और विलायक। जैसे मैंने यहाँ बताया भी है आप लोगों को कि जब तन से सांद्र में जाए तो परासरण, और जब सांद्र से तन में जाए तो विसरण। अर्धपारगम झिल्ली क्या है, ठीक है। सेमीप्रिमेम्ब्रेन मेम्ब्रेन क्या होती है इसको समझते हैं हम लोग, ठीक है। वे झिल्लियाँ जो केवल विलायक के अणुओं को अपने अंदर से जाने देती हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, अर्धपारगम झिल्ली। विलायक के अणु मतलब इसके जो छिद्र होते हैं नैनोमीटर में होते हैं, उसमें क्या होता है कि सिर्फ वाटर जा सकता है या विलायक के अणु ही जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि अगर आप शक्कर घोल दिए हैं तो शक्कर कण इसको पार कर जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसकी 1864 में इसकी खोज हुई थी, ठीक है। ट्राज ने इसके बारे में बताया था पहली बार। आगे देखते हैं, बकरे का आशय और अंडे की झिल्लियों का द्वारा पहले बनाया जाता है। तो मान लीजिए
अब तो केमिकल इसमें तो बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं जिसमें निर्माण हो जाता है। विसरण और परासरण में अंतर क्या है? दो भिन्न सांद्रताओं के विलयनों को एक दूसरे के संपर्क में रखने पर विलायक के अणु तन विलयन से सांद्र विलयन की तरफ जब जाते हैं तो विलय के अणु सांद्र से तन की तरफ जाते हैं, इस क्रिया को विसरण कहते हैं। या जब सांद्र और तन विलयनों को आपस में मिलाया जाता है तो एक दूसरे के विपरीत दिशा में वगत करने लगते हैं, इसी क्रिया को क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। इसमें किसी भी अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, सपोज दैट यहाँ मैंने मान लीजिए एग्जाम्पल दिया है कि कोई विलायक अणु है, ठीक है, हम KMnO4 ले लिए हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं क्या KMnO4 यहाँ पे बस क्या कर रहा है, यहाँ पे साल्ट ब्रिज का कार्य कर रहा है और जिससे सक्रियता बढ़ा रहा है। ठीक है, एक फनल है, फनल में हम ले लिए हैं और लेने के बाद क्या कर रहे हैं, जब हम दोनों को ले लेते हैं देखते हैं क्या इसमें जो है जब दोनों विलयन हम एक पास रख देते हैं, सांद्र और तन दोनों विलयन रख देते हैं, तो कभी आप लोग ऐसे देखे होंगे कि यदि कोई भी घोल है उसमें मान लीजिए पहले वाटर है, फिर हम क्या कर रहे हैं कोई विलयन डाल रहे हैं उसमें, ये तो विलायक हो गया। ठीक है, विलयन डाल रहे हैं तो विलयन क्या चाहेगा, जो हम डाल रहे हैं जो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है वो चाहेगा कि वो सरफेस में पूरी तरह से चला जाए, नीचे तरफ जाए। ठीक है, और इसके विपरीत वाटर क्या चाहेगा, इसके ऊपर अपोजिट मतलब जाना चाहेगा। इसका मतलब यह हुआ कि दोनों एक दूसरे का अपोजिट जाना चाहते, जिससे शीघ्रता से विलयन क्या हो जाएगा, शांत दोनों आपस दोनों घुल जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, विसरण कहलाती है। आगे देखते हैं हम लोग परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। तो हम लोग एक बात आप ध्यान अपने बना लीजिए, परासरण के कारण जो उत्पन्न होगा दाब उसी को क्या कहेंगे, परासरण दाब कहेंगे। तो एक बात अपने कॉमन सेंस में इसको अपना समझ लीजिएगा। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे इसको आप फिर मैं बता दे रहा हूँ कि किसी विलयन के परासरण के कारण जिसे हम लोग पढ़े ही हैं कि तन विलयन से किधर जाएंगे, सांद्र विलयन तरफ जाएंगे। अब यहाँ पर हम एक पिस्टन लगा दें, पिस्टन लगाने के बाद हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे पिस्टन से अर्धपारगम झिल्ली बीच में है, पिस्टन धीरे धीरे उठता ऊपर चला जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो दाब इसके ऊपर लग रहा है, इस पिस्टन के ऊपर लग रहा है, ये किसके कारण लग रहा है, ये लग रहा है परासरण कारण। तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, परासरण दाब कहेंगे। आगे बात करते हैं अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा विलायक से पृथक किए विलयन में विलायक के प्रवेश को रोकने के लिए विलयन पर जो आवश्यक अतिरिक्त दाब लगता है, इसी को क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। उत्क्रम परासरण क्या होता है, विलयन से शुद्ध विलायक अर्धपारगम झिल्ली में से होकर बाहर आ जाता है, तो इसी को उत्क्रम परासरण कहते हैं। ठीक है, फिर समझिए एक बात कि विलयन से जब शुद्ध विलायक क्या हो जाता है कि अर्धपारगम झिल्ली से बाहर आ जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम एक कोई ऐसे पात्र ले लिए हैं, लेने के बाद हम इसमें एक वाल लगा दिए हैं और ये वाल किसकी, अर्धपारगम झिल्ली की है। अब यहाँ पे घोल है, विलयन हमारे पास जिसमें शुगर और वाटर है। तो हम देखते हैं कि वाटर जो मात्रा है या वाटर जो क्वांटिटी है, कुछ मात्रा धीरे धीरे दिशा होगी इस प्लेस में आ जाएगी। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, उत्क्रम परासरण कहेंगे। सम परासारी विलयन किसे कहते हैं, समान ताप पर जिन विलयनों का परासरण दाब समान होता है उन्हें क्या कहते हैं, समपरासारी विलयन कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज बस यहीं पे इसको टॉपिक को समाप्त करते हैं। ठीक है, थोड़ा लेंदी टॉपिक है इसलिए इसमें ज़्यादा समय लग रहा है हम लोगों का, तो फिर नेक्स्ट से हम लोग करेंगे, इसका थर्ड पार्ट लेके आएंगे। ठीक है, तो इस पर डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहिए, सेफ रहिए, वीडियो को लाइक करिए, लास्ट तक देखिए, टॉपिक को समझिए, जो चीज़ें अपना कमेंट करके बॉक्स में कमेंट करिए, पूछिए। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।